हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी प्लस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 जनवरी 2025 फिक्स है। आपका एग्ज़ाम 5 जनवरी को होने वाला है। और प्लस आप सभी लोगों को अभी से प्रिपरेशन करती रहनी है, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी सिलेबस है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें कवर करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। यही लास्ट टाइम है, इसी समय आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। 10 से 12 2 घंटे का आपका पेपर होगा 5 जनवरी को। ये डेट आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यूपी प्लस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 वाले, आप सभी लोग का कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आता है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कॉमर्स से, यूपी स्पेशल, यूपी करंट से और प्लस आपका कंप्यूटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स अगर आपका कम होता है तो आप मेरिट में पीछे हो जा सकते हैं, ठीक है। एक मार्क्स कम होता है, काफ़ी बच्चों के पीछे आप चले जाएंगे। मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। चलिए, आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी को, जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बैच जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, ऐप पर, ये कोर्स आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको 150 प्लस क्लास लेक्चर, 7 से 8 हज़ार पढ़ने का नोट्स, मैराथन क्लास उसका नोट्स और भी वीकली मॉक टेस्ट आपको इस बैच में आपको मिल जाएंगे। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और प्लस मॉक टेस्ट वगैरह भी लॉन्च कर दिया गया है। 40 पेपर फुल मॉक टेस्ट है, 40 पेपर आपको मिल रहा है, एक नहीं 40 पेपर फुल मॉक टेस्ट है। इसको पूरा लगाइए 2 से 3 बार एग्जाम आने तक। और प्लस एक ई बुक है 8100 क्वेश्चन का, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाओगे। तो मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। चलिए, आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कोर्स क्लासेस सारी चीज़ें आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम फीस के साथ। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे आज मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सी सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी व्यक्ति इंडिया का रेसिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, और वो भारत का निवासी माना जाता है। भारत का क्या? निवासी माना जाता है, रेसिडेंट माना जाता है। अगर वो, यदि वह कौन सी शर्तों को पूरा करता है, ये पूछा जा रहा है, कौन सी शर्तों को वो पूरा करता है कि वो भारत का निवासी माना जाए। तो शर्त क्या होता है भारत में रेसिडेंट होने के लिए? देखिए, भारत सरकार आपसे टैक्स लेती है। और कौन सी इनकम पे आपकी टैक्स लेती है? देखिए, सबसे पहले आपकी टैक्स लायबिलिटी भारत सरकार कैलकुलेट करती है। और भारत सरकार सबसे पहले आपकी क्या, आपकी निवासी मतलब आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस आपकी चेक करती है, कि आपकी निवासी स्थिति के बारे में पता करती है कि आप भारत के निवासी हैं कि नहीं हैं, या भारत के अनिवासी हैं आप, मतलब भारत के निवासी नहीं हैं, या भारत के निवासी हैं लेकिन साधारण तौर पर है, भारत के निवासी हैं लेकिन असाधारण तौर पर है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करती है। उस आधार, उसके बेस के आधार पर आपकी इनकम कैलकुलेट करती है। क्योंकि अगर कोई भी निवासी व्यक्ति है, भारत का ही निवासी है, तो भारत में कमाई गई इनकम पे, विदेशों में कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में कमाएगा, वो सभी इनकम पे भारत सरकार को टैक्स देगा। और नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है? जैसे रेसिडेंट दो तरीके के होते हैं। एक आपका रेसिडेंट, ठीक है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति, आपके दो तरीके के होते हैं। एक रेसिडेंट हो गया, एक नॉन रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट मतलब जो भारत का निवासी है, और ये भी दो तरीके के होते हैं। ROR मतलब इंडिया के निवासी हैं लेकिन साधारण साधारण तौर पे ही इंडिया के निवासी हैं। ये कहीं पर भी कमाई गई इनकम पे ये टैक्स पे करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में, या भारत भारत में ही कमाएंगे, भारत में अर्जित करेंगे, कोई भी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। और आर रेसिडेंट दूसरा जो टाइप है, RNOR, ठीक है। ये भारत के निवासी तो हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम पे ही टैक्स देंगे, भारत में ही अर्जित की हुई इनकम पे, रिसीव की गई इनकम पे ही टैक्स देंगे। तो ये RNOR होते हैं। और ये कोई भी इनकम कहीं पर भी कमा रहे हैं, भारत में चाहे विदेश में, सभी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। नॉन रेसिडेंट, ये इंडिया के भाई निवासी तो है नहीं, तो इंडिया में कमाई गई इनकम पे ही सिर्फ ये टैक्स पे करेंगे। अब मान लेते हैं ये ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी कमा रहे हैं, क्योंकि भारत के निवासी तो है नहीं, तो ये अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करेंगे। जो विदेशों में ये कमाएंगे, ये भी विदेशों में कमाई गई इनकम पे टैक्स नहीं पे करेंगे। ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम पे ही टैक्स पे करेंगे। और रेसिडेंट होने, रेसिडेंशियल स्टेटस गवर्नमेंट कैसे चेक करती है? दो, कम से कम 6 तरह के बेसिक रूल है। 6 तरह के रूल हैं, जिनमें से सबसे पहले रेसिडेंट होने का जो बेसिक रूल है वो 2 रूल है आपके। दोनों रूल में से अगर कोई भी एक कंडीशन को आप फॉलो कर देते हैं तो इंडिया के रेसिडेंट आप माने जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप पिछले वर्ष में, मतलब पिछला वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, पिछले वर्ष में अगर आप 182 या उससे अधिक समय तक अगर आप भारत में रह लेते हैं तो आप भारत के क्या माने जाएंगे? भारत के आप निवासी माने जाएंगे, रेसिडेंट माने जाएंगे। पहला कंडीशन ये है, इसको आपने फुलफिल कर दिया, आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए। सेकंड है कि अगर आप पिछले वर्ष में
60 दिन इंडिया में रह रहे हैं या उससे अधिक दिन इंडिया में रह रहे हैं, और इसके साथ ही प्लस 60 डेज़ के साथ प्लस, ठीक है, आप उसके ठीक पहले के 4 वर्षों में 365 या उससे अधिक समय तक अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप इंडिया के निवासी माने जाएंगे। ठीक है, पिछले 4 वर्षों में कितने दिन, 365 दिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो या उससे अधिक समय तक, तो आप भारत के निवासी माने जाएंगे। तो रेसिडेंट होने का जो स्टेटस है, अगर आप ये फुलफिल कर दे रहे हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। अगर आप ये फुलफिल कर दे रहे हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। या अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई एक, इसको फुलफिल आपने कर दिया, इसको नहीं किया, तब भी आप इंडिया के निवासी होंगे। या अगर आपने इसको फुलफिल किया, इसको नहीं फुलफिल किया, तब भी आप इंडिया के निवासी माने जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक शर्त अगर आप पूरा करते हैं तो आप इंडिया के क्या माने जाएंगे, निवासी माने जाएंगे, रेसिडेंट माने जाएंगे। और दोनों में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं तब आप क्या होंगे, तब आप एनआरआई होंगे। एनआरआई जो हम बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे आप, इंडिया के निवासी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपका जो राइट आंसर है, कौन सी शर्तों को पूरा करता है, तो लगभग दोनों में से किसी एक को, तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सी। ठीक है, कोई भी शर्त अगर वो पूरा करता है तो इंडिया का रेसिडेंट वो माना जाएगा। यहाँ बेसिक से देख लीजिए डिटेल में, यदि कोई व्यक्ति निवासी बन जाता है तो 2 शर्तों में से किसी भी एक कंडीशन को, किसी भी एक शर्त को फुलफिल करता है, वो इंडिया का निवासी होगा। संबंधित वर्ष में 182 या उससे अधिक समय तक, मतलब प्रीवियस ईयर में, और या प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन उससे अधिक, और उसके पहले के 4 वर्षों में 365 या उससे अधिक समय तक रहा है, तो इंडिया का निवासी वो माना जाएगा। ठीक है, आइए इस पर मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सी क्या है, एक विदेशी नागरिक है, मतलब एक फॉरेन है, फॉरेन व्यक्ति है, फॉरेन पर्सन है, और एक विदेशी नागरिक है, और बिजनेस पर्पज से ये कहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं। और उनका प्रवास जो होता है भारत में, मतलब भारत में जो रहते हैं वो 2023-24 में ये 150 दिन भारत में रहे हैं, 2022-23 में ये 200 दिन भारत में रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 2021-22 में ये 100 दिन इंडिया में रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 2020-21 में 50 दिन ये रहे हैं, और 19-20 में ये 40 दिन रहे हैं। ये टोटल इनके 5 साल का पूरा डेटा है कि 5 साल, या अगर ये बिजनेस पर्पज़ से भारत आए हैं तो कितने कितने दिन रहे हैं पूरे 5 साल, ये आपके सामने दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन का क्या बन रहा है, तो पूछा जा रहा है कि जो मूल्यांकन वर्ष है, ठीक है, जिस ईयर में आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, जिस ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में, श्री सी की क्या, श्री सी की मतलब मिस्टर सी की क्या आवासीय स्थिति क्या होगी। ठीक है, आवासीय स्थिति मतलब वो रेसिडेंट है या, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 2024-25 में क्या होगी उनकी, क्या वो इंडिया के रेसिडेंट है माने जाएंगे, या नॉन रेसिडेंट होंगे, या दोनों होंगे, या नन ऑफ दीस। आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक कंडीशन जो था, जैसा मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर में 182 दिन। अब असेसमेंट ईयर आपका जो है वो 24-25 है, मतलब 24-25 में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर 2023-24 होगा, और 23-24 में प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन रह रहे हैं, 182 प्लस दिन, तो इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे। तो वो तो 23-24 में 150 दिन रह रहे हैं, 182 तो नहीं रह रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। पहली कंडीशन जो है वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने 2 कंडीशन बताए थे। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है प्रीवियस ईयर में अगर वो कितने दिन रह रहा है, प्रीवियस ईयर में वो 2023-24 में 60 दिन रह रहा है, लगभग 150 दिन रह रहा है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। इसके साथ और भी एक जुड़ा था, उसके पहले के 4 साल में, उसके पिछले 4 साल में वो 365 या उससे अधिक समय तक रहते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पिछला साल ये सभी हैं आपके 200 दिन, 100 दिन, 300, 350, 390 दिन ये आ रहा है। लगभग कितना रहना था इन्हें 365 दिन रहना था प्रीवियस ईयर के अगले 4 साल में, पिछले 4 साल में 365 दिन ही रहना था, लेकिन ये 390 दिन रह रहा है, तो ये कंडीशन, ये सेकंड वाला ये फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या माने जाएंगे, इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे। इंडिया के क्या माने जाएंगे, रेसिडेंट माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहली जो शर्त थी वो 182 दिन का था, लेकिन 150 दिन थे, तो ये कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं किया। और सेकंड कंडीशन जो मैंने बताया था कि पिछले साल 60 दिन या उससे अधिक समय तक, और उसके पिछले 4 साल में 365 या उससे अधिक दिन समय तक, लेकिन ये 390 दिन रह रहा है। ठीक है, कितना, 390 दिन रह रहा है वो कैलकुलेट करने पे, और प्रीवियस ईयर में ये 150 दिन रह रहा है, जबकि 60 दिन का ही था, तो ये वाली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होंगे इंडिया के, आप ही लोग बताइए, तो ये इंडिया के क्या होंगे, निवासी होंगे, इंडिया के रेसिडेंट के रूप में ये योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। समझ में आया, क्या माने जाएंगे इंडिया के निवासी माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो ये जो लोग क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्लास समझ में आ रहा है आपको, और समझ में आ रहा हो तो एक लाइक, और चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अविभाजित परिवार है, और उसका जो हिंदू अविभाजित परिवार का जो प्रबंधन हो रहा है, मतलब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
जो एक ही मतलब कई पीढ़ी के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके मतलब पिताजी के बहुत सारे भाई हैं और मतलब एक ही पीढ़ी के कई सारे लोग मिलकर एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। भारत सरकार उन्हें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक कंपनी की तरह ट्रीट करती है, एक ग्रुप की तरह ट्रीट करती है कि इनकम मतलब उनसे भी टैक्स लेती है, एक कंपनी की तरह ट्रीट करती है। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, उनका जो प्रबंधन किया जा रहा है वो भारत के बाहर से किया जा रहा है। तो उसकी आवास स्थिति क्या होगी? वो भारत का निवासी होगा या भारत का निवासी है लेकिन साधारण तौर पर है और साधारण तौर पे नहीं है, ठीक है, या भारत का नॉन रेसिडेंट होगा। तो देखिए ये कंडीशन है, वो क्या माना जाएगा? वो भारत का अनिवासी माना जाएगा अगर उसका प्रबंधन मैनेजमेंट सिस्टम सारा बाहर से हो रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। HUF को अनिवासी माना जाएगा अगर इसका प्रबंधन या नियंत्रण पूरी तरीके से भारत से बाहर है, तो वो अनिवासी माना जाएगा HUF। भाई जाहिर बात है, ब्रिटेन से बैठे बैठे यहाँ मैनेज किया जा रहा है बिजनेस को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मुखिया है वो बाहर मतलब कनाडा या ब्रिटेन से बैठकर ही अपने बिजनेस को मॉनिटरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो जब वो खुद ही ऑटोमेटिक, जब वो खुद ही जो मैनेज कर रहा है, जो मुखिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जो ओनर है, वो खुद ही इंडिया का निवासी नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी अनिवासी माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका अनिवासी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य का नाम क्या है? तो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? कथक किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गरबा कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। और लावड़ी ये मुंबई में किया जाता है। यूपी में कथक किया जाता है। और बिहू कहाँ किया जाता है? असम में आपका ये डांस किया जाता है। ये सभी लोक नृत्य हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे जो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। ये सभी करंट के क्वेश्चन यहाँ पे अब थोड़ा इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करंट की क्लास जल्दी आप सभी की लाई जाएगी और ई बुक वगैरह भी करंट अफेयर का जारी किया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट किस स्थान पर स्थित है? तो बुद्ध जो इंटरनेशनल सर्किट है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है और ये गौतम बुद्ध के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन शक्ति योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इनके सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना को चालू किया गया है, चलाया गया है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या मिशन शक्ति योजना जो है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, सखी निवास योजना किससे संबंधित है? तो सखी निवास योजना, जैसे ये योजना भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। जितनी भी काम काजू महिलाएं होती हैं, जहाँ पे वो काम कर रही हैं वहीं पर ही उनको एक सुरक्षित आवास दिया जा सके, ये सरकार का मुहिम है। तो कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सखी निवास योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल के पास सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा भी प्रदान की जा सके। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबल और समर्थ योजना, सबल और समर्थ किस योजना के अंतर्गत आते हैं? सबल और समर्थ, तो ये मिशन शक्ति के तहत आपके, सबल और समर्थ ये दोनों मिशन शक्ति योजना के तहत अंतर्गत आते हैं आपके। तो मिशन शक्ति योजना के तहत सबल महिलाओं की सुरक्षा के लिए, समर्थ महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। ये आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ इसके बाद जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर AI से रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के समय में लगभग आपके सिलेबस में ऐड है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका क्या है? इसका उद्देश्य है मशीनों को सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। अब AI आ गया है, AI के आने से बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनके पास स्किल नहीं है वो ऑटोमेटिक काफ़ी लोग बाहर हो जा रहे हैं अपने जॉब से, क्योंकि वो सारे काम उनके क्या AI खुद ही कर दे रहा है। AI मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मशीन मान लीजिए, ठीक है, एक रोबोट मान लीजिए, ठीक है, कोई भी काम A to Z कर सकता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एक होता है बुद्धि जो भगवान बनाकर भेजता है और एक देता है, और एक बुद्धि जो है ये मानव साइंटिस्ट ने बनाया है, इसी को ही AI मतलब इसमें रोबोट के थ्रू सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें मशीनों के थ्रू वर्क होगा। तो AI तो मतलब मशीनों को सोचने और निर्णय लेने के लिए जो सक्षम बनाया गया है उसका मतलब सक्षम बनाना, ये AI का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धि मतलब AI का मुख्य उद्देश्य मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। कौन सा AI का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो AI का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। भाई मशीनें सोचती हैं, काम करती हैं, ये है डीप लर्निंग। मशीनें कोई भी वर्क दे दीजिए आप, चाहे आप कोई भी वर्क आज के समय में A to Z
कोई भी आर्टिकल आप लिखना चाह रहे हैं, आप एआई के माध्यम से काफ़ी चीज़ें डीप, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं, बिना रिसर्च के भी आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। डेटा माइनिंग, कोई भी डेटा आप खोज सकते हैं कहीं पर भी घर बैठे, ठीक है, कहीं कोई भी डेटा। तो ये सारी चीज़ें एआई के प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन पारंपरिक शिक्षा नहीं है आपका, ठीक है, पारंपरिक शिक्षा नहीं, ये आपका नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पारंपरिक शिक्षा एआई का क्षेत्र नहीं है, जबकि एआई के क्षेत्रों में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सारी चीज़ें आपकी हैं। ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग मशीनों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण चेक करने के लिए किया जाता है। क्या? ट्यूरिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या कोई मशीन इंसान जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है कि नहीं, ठीक है। चलिए, एआई के उदाहरण क्या क्या है? तो एआई का जो एग्जांपल है वो आपका फेसबुक पे जो आप देखते होंगे फेस रिकग्निशन, एक ऐसा ऐप चल गया है जिसमें आप किसी के भी फ़ोटो को आप लगा देंगे तो वो उसकी आईडी वगैरह सारी चीज़ें बता देगा, उसके बारे में सारी डिटेल बता देगा, ठीक है। और बहुत बार आप मोबाइल वगैरह में देखते होंगे कि आप अपना जो लॉक लगाते हो फेस के माध्यम से लगाते हैं, अपना चेहरा, आप ही का चेहरा अगर सामने स्कैन करेगा तभी वो लॉक खुलेगा। तो फेसबुक का जो फेस रिकग्निशन है, ठीक है, ये आपका एआई का एग्जाम्पल है। स्मार्टफोन का कैलकुलेटर ये नहीं है, पावर पॉइंट प्रोजेक्टर, साधारण टेक्स्ट एडिटर ये नहीं है। बाकी आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फेसबुक का जो फेस रिकग्निशन एआई का उदाहरण है, जो छवि पहचानने विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का क्या अर्थ है? सुपरवाइज लर्निंग, तो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे मशीनों को उदाहरण और लेबल किए गए डेटा के माध्यम से सिखाना, ठीक है, मशीनों को एग्जाम्पल के माध्यम से और लेबल किए गए डेटा के माध्यम से सिखाना, ये सुपरवाइज लर्निंग आपका होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एआई में एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएलपी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्राकृतिक भाषा संसाधन, ये एनएलपी का फुल फॉर्म है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा मानव भाषा को समझने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। ये एनएलपी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई में डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग होता है जैसे बड़े डेटा से जटिल समस्याओं को सुलझाना। कोई भी आपने डेटा दे दिया, और चैट जीपीटी एज एक एग्जांपल ले लीजिए, जो प्रोग्राम है एआई का, ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जटिल से जटिल क्वेश्चन आपने दे दिया, या कोई भी टॉपिक आपने पूछ लिया, वो अच्छी तरीके से आपको समझा देगा। यही होता है डीप लर्निंग, बड़े डेटा से जटिल समस्याओं को सुलझाना। ये आपका क्या होता है? एआई। जैसे आप बहुत सारे एजुकेटर्स या बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखते होंगे, बहुत सारे समाचार चैनल्स को देखते होंगे, पुराने से पुराना डेटा भी वो आपके सामने ला कर रख देते हैं, सारी चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं, सब एआई के माध्यम से आप सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये डीप लर्निंग है आपका। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग है, जो बड़े डेटा सेट का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करती है। एक्सपर्ट सिस्टम किसका उदाहरण है? एक्सपर्ट सिस्टम, तो एक्सपर्ट सिस्टम एआई आधारित निर्णय प्रणाली आपकी है। तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सपर्ट सिस्टम एआई का हिस्सा है, जो किसी विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए, एआई के जनक कौन है? ये एग्जाम में पक्का आपसे पूछा जाएगा। फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं? कि कौन है फादर ऑफ एआई? एआई का जन्मदाता कौन है? तो एआई का जन्मदाता नाम याद कर लीजिए, जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी एआई को लेकर आए हैं। एआई के जन्मदाता यही हैं, फादर ऑफ एआई। तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही एआई शब्द को पहली बार 1956 में गढ़ा था, ठीक है। चैट जीपीटी किस प्रकार के एआई का उदाहरण है? जो चैट जीपीटी जो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं सब एआई के माध्यम से वर्क कर रही हैं और चैट जीपीटी का यूज़ कर रही हैं। तो चैट जीपीटी ये प्राकृतिक भाषा संस्करण है, ठीक है। आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है पढ़ने में, समझने में, चैट जीपीटी आपको पूरी तरीके से समझाएगा। आपको उर्दू नहीं आ रहा है, उर्दू पढ़ा देगा। चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आ रहा है, चाइनीज़ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा देगा। मतलब एक जैसा एक ह्यूमन जैसे वर्क करता है, बिहेव करता है, सब वैसा ही करेगा। तो ये प्राकृतिक भाषा संस्करण है चैट जीपीटी आपका, ठीक है। चैट जीपीटी एक एनएलपी मॉडल है, और जो मानव जैसी भाषा को समझने उत्तर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोई भी चीज़ आप पूछिए, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा, और गलत भी होता है कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट। भाई वो तो एक मशीन है, जितना उस पर फीड किया रहेगा वही तो बताएगा। कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? मतलब कहाँ कहाँ एआई का यूज़ होता है? तो एआई का यूज़ गूगल असिस्टेंट में आपका होता है। एलेक्सा, जो आप लोग देखते होंगे, एलेक्सा स्विच ऑफ द फ़ोन, ये सारी चीज़ें आप ऐड वगैरह टीवी पे देखते हैं, वहाँ पर यूज होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मतलब उसमें कौन चला रहा है? आपका रोबोट कार चला रहा है, या रोबोट अगर नहीं भी है तभी कार चल रही है। कौन चला रहा है? एआई चला रहा है, मशीन चला रही है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार तो ये हो गया, मतलब ड्राइवरलेस कार आज के समय में जो चल रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मशीन के थ्रू चल रही है। ये सारी चीज़ें आपका है, सभी में आपका एआई यूज हो रहा है आज के समय में। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके या तो गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार में सभी जगह एआई यूज हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट यूपी ऑडिटर के हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 30+ डेज आपके पास बचे हुए हैं, मेहनत करिए, एफर्ट लगाइए और तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने पर आपको 7 से 8 हज़ार पढ़ने का नोट्स, 150+ क्लास लेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। और प्लस आपको ये 40 फुल मॉडल पेपर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा इसको 1 to 1 आप लगा लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ठीक है, 40 पेपर हैं, पूरे फुल मॉक टेस्ट हैं आपके। कॉमर्स, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लस आपको 8100 क्वेश्चन का ई बुक मिल रहा है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज है, सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ और कोर्स में आपको मिल रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।